हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं नूरुस्सलाम और हम बात कर रहे हैं टॉप एमसीक्यूज फॉर एनडीए एग्ज़ाम। दोस्तों, आप लोगों का एनडीए का एग्ज़ाम लगा है, तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस एनडीए एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है। मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत काम की चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और उस पे जितनी भी चीज़ें हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैंने अभी नहीं 6 महीने पहले ही सारी चीज़ें उस पर डाल दी थी। और जितनी भी चीज़ें उस पर हैं, अगर आप उसको ध्यान से अच्छे से बार बार कई बार रिवाइज कर लोगे तो आपके पेपर में जो गैट में 100 क्वेश्चन आएंगे साइंस और एसएसटी के, उसमें से 40 से 45 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे सिम उन वीडियोस की मदद से। तो वो वीडियोस आप देख लीजिए। और हमारा इस एमसीक्यूज़ को लाने का पर्पस क्या है, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट उस वीडियो से क्लियर कर रखा है तो इस एमसीक्यूज़ के थ्रू हम उसका रिवीजन आपको करवाएंगे और आपको एक एक चीज़ माइन्यूट लेवल पर समझाना हमारा मेन मोटिव है। तो भाई, पिछले सीरीज़ में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। शुरू के 20 क्वेश्चंस को मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका था, है ना। और कॉन्सेप्ट क्लियर करे सीरीज़ है ये, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, थ्योरी मैं आपको बता चुका हूँ, अब सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हमने शुरू के 20 क्वेश्चन पिछले सीरीज़ में देख लिए थे और अब आगे बढ़ने से पहले 20 क्वेश्चन तक यहाँ तक हो गया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं भाई, जो सीरियस बच्चा है वो मुझे अपना एडमिट कार्ड जरूर भेजे। क्यों? क्योंकि ये पीडीएफ, इस वीडियो की पीडीएफ उसी को मिलेगी जिसके जिसके एडमिट कार्ड मुझे मिलेंगे, है ना। तो याद रखिएगा, ये पूरा 200 क्वेश्चन के एमसीक्यूज़ की पूरी पीडीएफ मैं बनाऊंगा और वो पीडीएफ उसी को मिलेगी जो मुझे अपना एडमिट कार्ड देगा। मैं एडमिट कार्ड क्यों देखना चाहता हूँ? मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप सीरियस होके एग्ज़ाम दे रहे हो कि नहीं, आप एनडीए के एस्पिरेंट हो कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप मुझे पीडीएफ सेंड करो अपने, है ना। तो मेरा, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो भैया 0786071688 ये मेरा नंबर है। इस पर अपना एडमिट कार्ड सब लोग जिनको जिनको इस बार का एनडीए देना है और इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो सेंड करें, है ना। बिना एडमिट कार्ड के मैं किसी को पीडीएफ नहीं देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पीडीएफ का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। बड़ी मेहनत से मैंने ये पीडीएफ बनाई है, तो मैं उसी को ही दूंगा जिसका एडमिट कार्ड, मतलब वो स्टूडेंट जो सीरियस है, जो पेपर देना चाहता है, उसके लिए ये है, बाकी किसी के लिए नहीं है ना। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे फर्जी के स्टूडेंट भी ग्रुप पर जुड़ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो सीरियस स्टूडेंट तक इसका बेनिफिट पहुँचे। तो चलिए आज की सीरीज को शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन को हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने की। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आता है और आज का जो ये मेन क्वेश्चन है, पहला 21वां क्वेश्चन। मोहो स्केल इज यूज टू इंडिकेट द। मोहो स्केल का इस्तेमाल हम किस चीज के लिए करते हैं? डिग्री ऑफ बिटरनेस ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस या किसी वस्तु की बिटरनेस का पता लगाने के लिए। डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ मिनरल्स, किसी भी मिनरल के अंदर कितनी हार्डनेस है उसका पता लगाने के लिए। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी पता करने के लिए। या इलास्टिसिटी ऑफ एनी मटेरियल। तो भाई इसका सही जवाब है रॉक्स एंड मिनरल्स का ये क्वेश्चन है और इसका इस्तेमाल होता है मिनरल्स की हार्डनेस का पता लगाने के लिए। मोहो स्केल इज यूज टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ मिनरल्स। ओके, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 काफी यूजफुल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और अर्थ चैप्टर से काफी ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, लिथोस्फीयर, एथनोस्फीयर, सीमा, सियाला, है ना। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे पहला ऑप्शन, रिलेटिव हाई लाइट रॉक दैट फॉर्म कॉन्टिनेंट क्रस्ट, है ना। रिलेटिव डेंस रॉक दैट फॉर्म ओशियनिक क्रस्ट, पार्ट ऑफ द अपर मेंटल आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग क्रस्ट। तो यहाँ पर आपके पास
ऑप्शन दिए हुए हैं और इन ऑप्शन को आपको मैच करना है। ठीक है, अब देखो लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर ये वाला होता है, द आउटर पोर्शन ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग द क्रस्ट। ठीक है, जैसे ही आपने लिथोस्फीयर मिलाया A से 4, तो देखो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एक मिलाओगे या दो मिलाओगे काम हो जाएगा। जैसे ही देखो लिथोस्फीयर को हमने आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग द क्रस्ट मिलाया, काम बन गया। फिर देखो एथनोस्फीयर, द पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ये एथनोस्फीयर वही हिस्सा है जहाँ पर हमारा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जिसके ऊपर सारे कॉन्टिनेंट तैर रहे हैं। फिर आता है सीमा, सीमा आ गया द रिलेटिव डेंस रॉक डेट फॉर्म ओशियनिक क्रस्ट, और फिर सियाल, सियाल हो जाएगा आपका रिलेटिव हाई रॉक सिस्टम। तो इसका सही जवाब क्या है आपका 4 नंबर। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपके अर्थ के 3 हिस्से होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर निकल और आयरन का बना हुआ है, क्रस्ट सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना है, और मेंटल सिलिकॉन और मैग्नीज का बना होता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं, आसान सी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नीप टाइड। ठीक है, टाइड क्या होता है पहले मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। टाइड बेसिकली आपका राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होता है, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। ठीक है, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन ऑन अर्थ। ठीक है, और जब भी अर्थ पर मून और सन की ग्रेविटी लगती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइड जनरेट होते हैं। इसमें 2 तरह के टाइड्स बहुत पूछे जाते हैं, एक स्प्रिंग टाइड हो गया, दूसरा हो गया नीप टाइड, है ना। स्प्रिंग टाइड कौन से टाइड होते हैं जब, ठीक है, ये सबसे हाई टाइड होते हैं, बहुत ही हाई इंटेंसिटी, और ये बहुत लो टाइड होते हैं, है ना। और अगर हम इसकी बात करते हैं किसके बारे में, आपका स्प्रिंग टाइड की, तो स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, इन स्प्रिंग टाइड, ठीक है, स्प्रिंग टाइड में अर्थ, मून और सन एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, दैट मीन इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। और आपका जो नीप टाइड होता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, सन एंड मून मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और ये बहुत ही लो टाइड होते हैं। इसको मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। तो देखो इसमें पहला पॉइंट तो सही है, द सन मून एक्सर्ट देयर फोर्स एट राइट एंगल। ठीक है, द टाइडल एम्पलीट्यूड इज हाई, ये बिल्कुल गलत है भाई, ये मैंने बताया नीप टाइड इज अ लो टाइड, तो ये तो गलत हो गया, 2 हटा दो, 2 इसमें से चला गया। अगर देखा जाए तो पहला वाला ही सही है, मैंने ऐसे आपको भी एक्सप्लेन किया पूरा, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत, तीसरा वाला गलत। ठीक है, और तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ओनली 1। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन द मून इज क्वाइट फार फ्रॉम द अर्थ एंड एक्लिप्स वुड बी लाइकली टू बी। ठीक है, सोलर एक्लिप्स कब अकर होता है, जब मून इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द अर्थ एंड एक्लिप्स वुड लाइक टू बी एनुलर। एनुलर होता है, कैसा होता है, एक्लिप्स आपका एनुलर होता है, इसे याद रखिएगा, एनुलर फॉर्म में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टोटल सोलर टोटली फॉर द सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स मैक्सिमम कितने टाइम के लिए लग सकता है, 7 मिनट 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लग सकता है, इसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टू द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के बारे में इनमें से कौन सी चीज़ सत्य है। इट इज आउटर थिन लेयर विद टोटल थिकनेस ऑफ 100 किलोमीटर, एकदम सही है। इट फॉर्म अराउंड 5% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, एकदम सही है। द आउटर कवरिंग ऑफ द क्रस्ट इज ऑफ सेडिमेंट्री मटेरियल्स, ये बिल्कुल गलत है, इग्नियस मटेरियल के होता है, तो भैया इग्नियस है, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, और लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ बसाल्टिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक, एकदम सही है। तो इसका सही जवाब है, 3 को हटा दो तो 1, 2 और 4। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, पूरे अर्थ का टोटल सरफेस एरिया कितना है? व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ? तो भैया अर्थ का टोटल सरफेस एरिया कितना है? 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 610 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 710 या 810। तो इसका सही जवाब है आपका 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ? ठीक है, तो इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस या इक्वेटर का पूरा सरकमफेरेंस है 40,000 किलोमीटर, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ? अर्थ का डायमीटर कितना है? सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ? तो अर्थ का जो डायमीटर है वो कितना है? देखिए रेडियस अर्थ की 6400 किलोमीटर होती है, तो डायमीटर जैसे इसका डबल होगा, कितना होगा आपका? 12,800 किलोमीटर। कितना? 12,800 किलोमीटर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, द प्लेस विच हैज लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑन 22 दिसंबर। और लॉन्गेस्ट डे 22 दिसंबर में कहाँ पर होता है? सदर्न हेमिस्फेयर में। मैंने आपको पहले बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर, और सदर्न हेमिस्फीयर में चेन्नई जो इंडिया में नहीं पड़ता है, मैड्रिड जो स्पेन में नहीं पड़ता है, मॉस्को जो रशिया में नहीं पड़ता है, मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया में है यही पड़ता है। तो इसका सही जवाब क्या है? मेलबर्न। इसे याद रखिएगा। ठीक, बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, अगर समझ जाओगे तो आसानी से कर ले जाओगे। चलो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जीएसएलवी कितनी ऊंचाई पर स्टैब्लिश किए जाते हैं? आमतौर पे जीएसएलवी की अगर हम बात करें तो 36,000 किलोमीटर की हाइट पर, और पीएसएलवी जो होते हैं 600 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्टैब्लिश किए जाते हैं। इंडिया में जीएसएलवी या पीएसएलवी या सैटेलाइट बनाने का ठेका किसने ले रखा है? इसरो ने। याद रखिएगा, इसरो। और इसरो 15 अगस्त 1969 को फॉर्म हुआ, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसरो का हेडक्वार्टर हैदराबाद, और इस वक्त इसरो के चेयरमैन जो है के सिवान ही है, इसे याद रखिएगा। उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 32, ओइंग टू द इक्वेटोरियल bulge and polar flattening, the polar radius of earth fall short from the equatorial radius is about। ठीक है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पहले आया हुआ है, तो मेरे पास सारे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है, तो इसीलिए मैंने वहाँ से छाट के निकाला है। मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला रहा है भाई हमारा जो अर्थ है, अर्थ इक्वेटर पर चौड़ा है और पोल्स पर चपटा है। तो ये इक्वेटोरियल रेडियस जो होती है और जो पोलर रेडियस होती है, इक्वेटोरियल रेडियस ई आर एंड पोलर रेडियस पी आर, तो ई आर पी आर में ई आर इज ग्रेटर देन पी आर होता है, ये बताया गया है। और ये पूछा जा रहा है कि इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस से कितनी बड़ी है, यानी अगर इन दोनों का अंतर ले लें, इक्वेटोरियल रेडियस और पोलर रेडियस का, तो वो कितना आएगा? वो 21 से 22 किलोमीटर के बीच अलग अलग जगह पर अलग अलग किताबों में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 22 हमें मिल गया है, तो हम 22 लगा दे रहे हैं, ये सही जवाब है। और अगर पूछता कि डायमीटर रेडियस की जगह, तो 44, 42 जो भी आपको मिल जाता है आप लगा सकते हो। ओके गाइस, चलो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, द अर्थ इज एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है, दैट इज पेरिहेलियन, कब होता है? ठीक है, देखो हमारा सन है और सन के चारों तरफ हमारा अर्थ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। एक टाइम में इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम होती है और एक टाइम में इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है। तो जब इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम होती है उसे हम बोलते हैं पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। और जब इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है इसे बोलते हैं एपहेलियन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मिनिमम इज नोन एज पेरीहेलियन। ठीक है, और पेरीहेलियन जब इनके बीच की डिस्टेंस कम होती है तो वो कब होती है? 4 जुलाई, 3 जुलाई, ये पूछा जा रहा है ना। तो देखो एपहेलियन और पेरीहेलियन की अगर हम बात करते हैं तो पेरीहेलियन होता है 3 जनवरी को और एपहेलियन होता है 4 जुलाई को, इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा फंडा है ना। 3 जनवरी, तो इसका सही जवाब क्या है? 3 जनवरी।
याद रखिएगा, मैंने इसको डिटेल में अर्थ चैप्टर में समझाया हुआ है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियोस। जितने वीडियोस मैंने ज्योग्राफी के बना दिए हैं ना बच्चों, अगर आप उसको ढंग से देख लो ना, 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 20, 15 तय है कि 15 क्वेश्चन तो आप उसे कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया हुआ है ना, क्योंकि उसी की इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के पेपर में देगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरी बताई बताई सीधे सीधे लाइनें मिल जाएंगी, नहीं, मेरी बताई इंफॉर्मेशन से ही क्वेश्चन बनेंगे, ये याद रखिएगा। कोई भी नई चीज़ नहीं आती पेपर में, मैं एनसीईआरटी को बेस बना के सब पढ़ा रहा हूँ और एनसीईआरटी से ही पेपर बनेगा, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ज्योग्राफी के जितने पढ़े हैं वीडियो उसको जरूर देख लेना, और फिजिक्स के जितने वीडियो पढ़े उसको देख लेना। ठीक है, फिजिक्स 25 नंबर्स है और ज्योग्राफी 20 नंबर है। आउट ऑफ 45 आप आराम से 35 क्वेश्चन अटेंड कर लोगे, गेन कर लोगे। बाकी बचे पॉलिटी के और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और कर लोगे, तो 45 क्वेश्चन की जिम्मेदारी हो जाएगी मेरी, है ना। लेकिन जब आप अच्छे से बार बार कई बार वीडियोस को समझ लोगे। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो से रिलेटेड तो मेरे से संपर्क कर सकते हो, मेरा नंबर सबके पास है। और प्लीज़ इस वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए तो भाई मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैंने नंबर शुरुआत में बता दिया है, और एडमिट कार्ड के साथ करना मैसेज, तभी मैं वीडियो का पीडीएफ दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। ठीक है, मैं किसी भी ग्रुप में सर्कुलेट नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे सीरियस लड़कों का सिलेक्शन चाहिए। जो लड़के सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए ग्रुप में जुड़े हैं उनका मैं कुछ नहीं करना चाहता उनके साथ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, द अर्थ इज द लार्ज, इट हैज लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। एपेलियन, एपेलियन कब होता है अभी मैंने बताया पिछले वाले एक्सप्लेनेशन में, 4 जुलाई। बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन मुश्किल हो जाती है जब आप चीज़ों को सही से रिवाइज नहीं करते। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द अर्थ रोटेट अराउंड द ऑन एक्सिस पॉइंटिंग टू वर्ल्ड, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्थ अपने अक्षों के चारों तरफ घूमती है और किसकी तरफ पॉइंट करके, तो तुम लोग बोलोगे सन। भैया सन के चारों तरफ घूमती है, उसकी तरफ पॉइंट नहीं करती है। तो इसका सही जवाब है पोल स्टार। पोल स्टार जो है जरूरी नहीं कि एक ही स्टार हो, ठीक है, हमारे पोल स्टार बदलते रहते हैं, लेकिन पोल्स उसी के अकॉर्डिंग पोल डिफाइन होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसका एक बड़ा सा फंडा है सोलर सिस्टम में, मैंने आपको बताऊंगा कभी फुर्सत से, लेकिन इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं, लेकिन पेपर डिफिकल्ट होगा तो बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। पृथ्वी के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा इंसोलेशन, इंसोलेशन मतलब सन की हीट या सन की रेज आती है ना, सबसे ज़्यादा अर्थ के किस हिस्से में। तो भाई देखो, अर्थ का जो ये हिस्सा है, अर्थ में देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ पे सन की रेज साल भर में 4 बार परपेंडिकुलर पड़ती है ना, और ये सबसे गर्म एरिया है। इसमें सबसे ज़्यादा इंसोलेशन कहाँ पे होगा? देखो वैसे तो ये पूरा एरिया है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन, बट इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आपका सवाना और ट्रॉपिकल डेजर्ट ये दोनों हैं, और इसमें सबसे हाईएस्ट पे आ जाता है ट्रॉपिकल डेजर्ट। इसे याद रखें। सपोज करिए अगर ये ना दिया होता तब आंसर आपका ये होता। तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लो बच्चा लोग। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डज नॉट हैव सेम क्लॉक टाइम इन अदर 3 सिटी गिवन एट द इंस्टेंट। ठीक है, तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है कि भाई इनमें से किस जगह पर एक जैसा टाइम नहीं है बाकी किन 3 के मुकाबले। तो लंदन, लिस्बन, एकरा, अदिस अबाबा। तो देखो ये सब, ये 3 जो हैं ये जीएमटी पर हैं, ठीक है, और ये जीएमटी पर नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिस वन। ओके, चलो देखो मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में समझा रखा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में समझा रखा है। अब मैं कॉन्सेप्ट समझाने बैठूंगा तो 15 से 20 मिनट निकल जाएगा, इसीलिए मैंने बोला वीडियो जरूर देख लेना अच्छे से। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, बोला जा रहा है इनमें से सबसे हैवीएस्ट मिनरल्स विच फॉलोइंग लेयर ऑफ आर बिलीव टू हैव द हैवीएस्ट मिनरल मटेरियल ऑफ हाई डेंसिटी। इसमें से सबसे ज़्यादा भारी तत्व कहाँ पर होगा? कोर, क्रस्ट, मेंटल, बी और सी दोनों। तो मैंने आपको बताया हमारा अर्थ जो है उसकी एज है 4.6 बिलियन। कितना? 4.6 बिलियन। और इस 4.6 बिलियन में 4 बिलियन तक अर्थ आग के गोले की तरह जलता रहा। फिर 0.6 बिलियन में अर्थ धीरे धीरे करके ठंडा होना चालू हुआ। अब जब ठंडा हुआ तो जितने भी भारी तत्व थे वो केंद्र में चले गए,
कौन से तत्व? भारी तत्व। तो क्या बन गया? कोर। उससे हल्के तत्वों से मेंटल बना, और हल्के तत्वों से आपका क्रस्ट बना, और जितनी गैसें बची उनको हमारे ग्रेविटी ने रोका, तो क्या बना? एटमॉस्फेयर। तो सबसे हल्का एटमॉस्फेयर है, सबसे भारी कोर है, तो इसका सही जवाब क्या है? सेंट्रल कोर। और अर्थ के कोर के बारे में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बता दूं कि अर्थ के दो कोर हैं, इनर और आउटर। ठीक है, इनर कोर आपका सॉलिड है और आउटर कोर कैसा है? लिक्विड। मैं बार बार बता चुका हूँ, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक। Assume that the moon take exactly 30 days to complete a cycle and assume that it rises in the east exactly 6:48 p.m. on the first day। चौथे दिन क्या टाइम होगा? तो भाई चौथे दिन टाइम क्या होगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 10 PM। कितना आ जाएगा? 10 PM। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मैंने इसको वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप लोगों से वीडियो देखिएगा और सोल्यूशन मुझे पर्सनली भेजना, देखें कितने लोगों का सोल्यूशन सही आता है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म ऑफ परसेंट बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट? इसमें से अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या मौजूद है? तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज OCl। क्या है? OCl, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और पूरे अर्थ की बात करते हैं तो FeOC, आयरन, है ना। तो यहाँ पर क्रस्ट की बात हो रही तो ऑक्सीजन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर अर्थ की क्रस्ट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्युमिनियम पाया जाता है। लेकिन पूरे अर्थ की मतलब तीनों लेयर की बात करते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तीनों की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आयरन, फिर ऑक्सीजन और फिर सिलिकॉन। तो इसे याद रखिएगा, ठीक। मोस्ट एबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, तो उसका आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से बताओ क्या होगा? हाँ, बिल्कुल गलत, ऑक्सीजन नहीं होगा। क्रस्ट की बात में हमने बोला, लेकिन क्रस्ट में मेटल ज़्यादा कौन सा है? तो एल्युमिनियम, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एंड सिलिकॉन इज अ मेटोलाइट। तो आपको ये समझ लेना है कि कैसे इसको करना है। अगर कर ले गए तो बहुत आसान है, क्वेश्चन को यहीं से घुमाया जाता है। पेपर में चीज़ें बहुत डिफिकल्ट नहीं आती है, ईजी गोइंग चीज़ें होती हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जो डायग्राम दिखाया जा रहा है उस डायग्राम के अनुसार उसको स्टडी करने के बाद, है ना, से विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये डायग्राम दिखाया गया है, सारे स्पेशल लैटिट्यूड बने। शो द अर्थ ऑर्बिट पोजीशन ऑन 21 जून। ठीक, ऑल पैरेलल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डज हैव डे इक्वल टू द नाइट। ठीक, दिस कंटिन्यूस डे north of the Arctic Circle, there is a continuous day in the north of the Arctic Circle, south of the equator length our day decrease with increasing latitude। तो देखो इसमें ये वाला गलत है, ये वाला, ये जो बता रहा है ये इंफॉर्मेशन गलत है, क्योंकि इस डायग्राम में ये तो दिखाया जा रहा है कि 21 जून को अर्थ की पोजीशन, भाई ये 21 जून की पोजीशन है। ठीक, देयर इज अ कंटिन्यूस डे इन नॉर्थ ऑफ आर्टिक। ठीक है, नॉर्थ ऑफ आर्टिक में डे होगा, ये भी सही दिखा रहा है। और साउथ ऑफ द इक्वेटर द लेंथ ऑफ द डे डिक्रीज विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड, ये भी सही दिखा रहा है। नीचे जाते वक्त दिन की लेंथ घटेगी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर अगर दिन होगा तो यहाँ पर रात हो गई, है ना, तो दिन का समय यहाँ पर घटेगा। तो इस डायग्राम से तो ये सब दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये 6 महीने के दिन का डायग्राम है ऊपर और नीचे 6 महीने की रात का है। तो इसमें बी वाला गलत है, बाकी सब सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीज एट वी मूव फ्रॉम। ठीक है, दिन और रात के बीच का अंतर बढ़ता है जब हम बढ़ते हैं वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, पोल टू इक्वेटर, इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर से पोल तक जाने पर डे और नाइट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? बढ़ता है। इक्वेटर पर हमेशा दिन और रात बराबर होता है, डे इज इक्वल्स टू नाइट। इक्वेटर पे हमेशा दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं ये डिफरेंस बढ़ने लगता है। ठीक है, चलो यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक, और इक्वेटर पे सन की रेस कितनी बार परपेंडिकुलर पड़ती है? 2 टाइम्स। कितनी बार पड़ती है? 2 टाइम्स, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सन इज नेवर ओवरहेड एट एनी टाइम इन। ठीक है, सन इनमें से कभी भी ओवरहेड
नहीं होता है, किस जगह पर या किस जोन में? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा भाई? तो इसका जो सही जवाब है, देखो कहाँ पर नहीं रहता है, तो नॉर्थ फ्रिजिड जोन में कभी भी सन नहीं जाता है, ठीक है, वो हमेशा टेम्परेट और टॉरिड जोन के बीच ही रहता है। तो इसका सही जवाब है A1, सन इज नेवर ओवरहेड एट एनी टाइम इन। कहाँ पर नहीं रहता है, तो इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द टर्म ग्रेट सर्किल इज नॉट करेक्ट? इनमें से ग्रेट सर्किल को हिंदी में बोलते हैं वृत्तम वृत्त, ठीक है, तो वृत्तम वृत्त या ग्रेट सर्किल के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? इक्वेटर इज द ग्रेट सर्किल, ये एकदम सही है। शिप कैन सेव फ्यूल एंड टाइम द फॉलोइंग द ग्रेट सर्किल आर्क between 2 point. Only great circle can be drawn on the sphere. A great circle result when plane passes through the center of the sphere. तो भाई इसमें सही जवाब है कि इज ओनली द ग्रेट सर्किल कैन ड्रॉन ऑन द स्फेयर। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्रेट सर्किल के अलावा आपका आर्टिक, अंटार्कटिक, कैंसर, कैप्रिकॉन सब ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये वाला गलत है और बाकी सब सही है। अ शिप कैन सेव फ्यूल एंड टाइप बाय फॉलोइंग द ग्रेट सर्किल आर्क बिटवीन 2 point, बिल्कुल सही है। ग्रेट सर्किल रिजल्ट व्हेन द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्पेस, ये भी सही है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। द टर्म सिजगी रिफर टू, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जब सन, मून एंड अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिजगी। तो इसका सही जवाब है ये वाला, ठीक है। अर्थ इज द पेरिलियन, मून इज पेरिजी, पेरिजी इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, एंड पेरिलियन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड, सॉरी, पेरिजी इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, है ना, और पेरिहेलियन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन आपका अर्थ एंड सन, इसे याद रखिएगा। और एपेलियन इसका उल्टा होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, ठीक है। और इसमें तो आपका क्वाड्रेचर की कंडीशन होती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर सही जवाब है जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और सिजगी की कंडीशन में किस तरह के टाइड आते हैं? स्प्रिंग टाइड। किस तरह के टाइड आते हैं? स्प्रिंग टाइड, इसे मत भूलना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, सन रीच इट्स मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एट, ठीक है, सन रीच इट्स मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। सन कब अपनी मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस को कवर करता है फ्रॉम इक्वेटर? तो वो उसको हम बोलते हैं सोलिसाइड, है ना, समर सोलिसाइड या विंटर सोलिसाइड, इसे याद रखिएगा। चलो, द साउथ पोल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस लाइट एट, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध को में कब लगातार लाइट पड़ना शुरू हो जाती है, मतलब 6 महीने का दिन कब शुरू होता है? समर सोलिसाइड में, विंटर सोलिसाइड में, वर्नल इक्विनॉक्स में, नो टाइम। तो इसका सही जवाब है आपका वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स मतलब 23 सितंबर वो दिन होता है जब यहाँ पर 6 महीने का दिन शुरू हो जाता है ना, और 21 मार्च तक ऐसा चलता है पूरा 6 महीना, ठीक, इसे याद रखिएगा, ठीक। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 48, क्वेश्चन नंबर 48, द शॉर्टेस्ट डे ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा दिन जब ऑस्ट्रेलिया पड़ता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और नदर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा दिन तब जब सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, परमानेंट टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस and revolution of earth in it orbit together cause, ठीक है, जो अर्थ अपने एक्सिस पर परमानेंट टिल्ट है और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट टुगेदर कॉज, इन दोनों की वजह से क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? डिफ्लेक्शन ऑफ विंड एंड ओशियन करंट, भैया ये बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ओशियन करंट जो है अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, और विंड सिस्टम भी आपका इससे प्रभावित होता है, लेकिन रेवोल्यूशन से नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंस इन टाइम बिटवीन प्लेसेस इन डिफरेंट मेरिडियन, ये भी गलत है। वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर,
ये रेवोल्यूशन की वजह से होता है और अर्थ के अपने एक्सिस पर झुके होने की वजह से भी होता है। ठीक है, कि दिन और रात की टाइम अलग अलग होता है अलग अलग जगह पर। चेंज इन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द मिड डे सन डिफरेंट टाइम ऑफ, और आपका सन ऑल्टीट्यूड जो होती है अलग अलग जगह पर सन की अलग अलग होती है। तो इसका सही जवाब है सी। ठीक है, सी एकदम सही है। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आराम से एक बार रोकना, पढ़ना, ध्यान देना, 2 से 3 बार पढ़ोगे तो क्लियर आएगा। और ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लॉन्गिट्यूड, है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दो चीजें हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड द लाइन विच कनेक्ट pole with pole is known as longitude. So it is an imaginary line joining north and south pole. The distance between place east and west of Greenwich meridian. ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन। द पोजिशन ऑफ द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस विद रेफरेंस टू प्राइम मेरिडियन। तो ये गलत है और ये गलत है। ठीक है, अब देखो ये पहला वाला थोड़ा सा सही लग रहा है बट ये एग्जैक्ट सही नहीं है। इसका सही जवाब है एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट ऑफ और वेस्ट ऑफ द जीएमटी। ठीक है, जीएमटी के ईस्ट या वेस्ट में जाने पर जो एंगुलर डिस्टेंस मिलती है उसको हम कहते हैं। जैसे कि आपका इक्वेटर क्या होता है, ये एंगुलर डिस्टेंस होती है नॉर्थ या वेस्ट ऑफ इक्वेटर। इसी तरह से ये आपका एंगुलर डिस्टेंस होती है ईस्ट और वेस्ट ऑफ जीएमटी। ठीक है, और ये दोनों इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक, लेटी लेटी रेखाओं को हम लैटिट्यूड और खड़ी खड़ी रेखाओं को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। टेक्निकली ये आपको अच्छा लगेगा लेकिन टेक्निकली गलत है ना, इसे याद रखिएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है ऑन 22 दिसंबर 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को, ठीक है, सन इज नॉट विजिबल एट नॉर्थ पोल, इट इज ओनली विजिबल for a few minutes in Antarctic Circle, rises south of the east and set west of the tropic, rises south of the east and set साउथ ऑफ द वेस्ट ऑफ द इक्वेटर। तो इसमें क्या सही जवाब है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 में देखो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि बिल्कुल भी सन नहीं दिखता है। आर्टिक सर्किल क्या उसके आसपास भी नहीं दिखता है अंटार्कटिका के। तो इसका अंटार्कटिका पे तो लगातार दिख रहा होता है 22 दिसंबर को और आर्टिक पर बिल्कुल नहीं दिखता है। तो फ्यू मिनट वाला तो ये बात गलत है क्योंकि वहाँ लगातार दिखता है, क्योंकि वहाँ पे 6 महीने का दिन चल रहा होता है। तो ये वाला तो गलत है। अब 2 वाला इसमें नहीं, ये भी गलत हो गया, इसमें ये भी गलत हो गया। अब ए और सी में से एक आंसर होगा, मतलब 1 और 3 तो हर हालत में सही है। 4 को हम देख लेते हैं। राइज साउथ ऑफ द ईस्ट एंड सेट साउथ ऑफ द वेस्ट ऑफ द इक्वेटर। तो भैया ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप इसका डायग्राम देखोगे ना तो उससे ये एकदम करेक्ट रहेगा। लेकिन क्या है, ये कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं, मैंने आपको अच्छे से बता रखी है। प्लीज़ इसके वीडियोस जरूर देख लेना क्योंकि वहाँ पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। नाउ लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस एक्सप्रेस इट्स एंगुलर पोजीशन विद रिलेटिव टू द प्लेस ऑफ, है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में होता है? तो इक्वेटर इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इक्वेटर, विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे तो बढ़ते हैं। व्हेन वी रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ सन रे इन द नॉर्थ पोल, कब सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल आपको मिलेगा? 21 मार्च, 21 सितंबर, व्हेन सन रे फॉल वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या वन सन रे फॉल वर्टिकली ऑन द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका मैक्सिमम एंगल नॉर्थ पोल के लिए पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है? नॉर्थ पोल के लिए। किसके लिए? नॉर्थ पोल के लिए। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ सन नॉर्थ पोल पर मैक्सिमम कब होगा? तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान कर लो और समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपका साउथ पोल वाले तो आप दोनों चले ही जाएंगे, ये दोनों 21 सितंबर और आपका 22 दिसंबर वाला। अब देखो यहाँ पे इक्वेटर है तो 0 डिग्री का एंगल होगा और यहाँ पर 23.5 है तो 23.5 डिग्री का एंगल होगा। तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, तो ये आंसर हो गया, है ना। अब ये भी 23.5 है लेकिन साउथ में है तो वो तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल कर इन्होंने इसे प्री डिफाइन कर दिया है। ठीक, चलो 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज इक्वल्स टू 1
डिग्री लॉन्गिट्यूड इज लॉन्गिट्यूड पूछा है, लैटिट्यूड नहीं, एट इक्वेटर इज इक्वल्स टू, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वेटर पे कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो 50 माइल या 111.32 किलोमीटर, ये सही जवाब है। ठीक, दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस वेरी करती है, मैक्सिमम होती है इक्वेटर पर, कहाँ होती है, और मिनिमम कहाँ होती है, पोल्स पर। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। एट समर सोलिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड हैव द लॉन्गेस्ट नाइट। समर सोलिसाइड, समर सोलिसाइड में सबसे किस लैटिट्यूड पर सबसे बड़ी रात होती है। तो देखो, जब समर सॉलिसाइड होता है तो दिन बड़े हो रहे होते हैं, तो नदर्न हेमिस्फीयर वाले तो दोनों अपने आप ही बाहर चले जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा सदर्न हेमिस्फीयर वाला, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो ज़्यादा दूर होगा वहाँ पर ज़्यादा बड़ी रात होगी। अब कौन ज़्यादा दूर है, 45 की 60, तो सिंपल से आप इसको देख सकते हो कि कौन ज़्यादा दूर है, आपका 60 वाला ज़्यादा दूर है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक लगा के काम चलना है। विच ऑफ दीज इज लॉन्गेस्ट, इसमें सबसे लंबा कौन है, 0 डिग्री मरेडियन, 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, ऑल आर इक्वल, तो इसका सही जवाब है सब बराबर है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थ इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, सही है कि गलत है ना। कंसीडर द फॉलोइंग, अर्थ इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, बिल्कुल गलत है। हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा नहीं, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, छठा सातवां आठवां मतलब नीचे आपके तीन और है इसके। द सरकमफेरेंस ऑफ इज अबाउट 45,000 किलोमीटर, ये भी गलत है, 40,000 किलोमीटर थोड़ी देर पहले मैंने बताया। ठीक है, द अर्थ पोलर डायमीटर इज अबाउट 43, अबाउट मतलब अप्रॉक्सीमेट, शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल डायमीटर, तो 42 से 44 के बीच में, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इट हैज़ टोटल सरफेस एरिया 510 मिलियन स्क्वायर मीटर, ये भी मैंने बताया एकदम सही है। तो अब देखो, अब ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी बताई, अब उसका यूज़ हो रहा है कहाँ पर, आपके बड़े क्वेश्चन करने में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एनडीए में आते हैं। देखो एनडीए में ये 2002 में भी आया है, 2007 में भी आया है, 2009 में भी आया है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ऐसे, है ना। इसका सही जवाब क्या है, 3 और 4। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ये वही कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ, अर्थ का जो कोर है, बेसिकली देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ आईएएस, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो आईएएस भी यूपीएससी कराता है, और यूपीएससी के पैनल के ही लोग आपका एनडीए का पेपर भी बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन पहले कभी आईएएस में आए हैं और इजी कॉन्सेप्ट के हैं, तो वो आपके एनडीए में भी आते रहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो अर्थ का कोर किससे बना है, ठीक है, मेनली ऑफ आयरन इन द लिक्विड फॉर्म, मेनली ऑफ निकल इन लिक्विड फॉर्म, बोथ आयरन एंड सिलिकॉन इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, आयरन एंड मैग्नीशियम इन प्लास्टिक स्टेट। तो अर्थ का कोर इसमें से किससे बना हुआ है, ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा, ठीक है, हमने बात करी कि भाई अर्थ का जो कोर है, कोर ये निकिल और आयरन से मिलके बना होता है। लेकिन अब क्या इसमें सही होगा, ए और बी में से, ये दोनों तो गलत हो गए, है ना। तो अब इसमें क्या सही होगा, ए सही होगा कि बी सही होगा, है ना। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो बेसिकली इसमें होगा कि मेनली ऑफ आयरन इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आयरन है और जो लिक्विड फॉर्म में है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्ट द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, इनमें से कौन सा अर्थ के रेवोल्यूशन से प्रभावित नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा प्रभावित नहीं होता है, चेंज इन सीजन, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करेंट्स। तो अर्थ के रेवोल्यूशन से इस पे किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसमें क्या आंसर हो, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, लैटिट्यूड इंक्लूड 181 लाइन वाइल लॉन्गिट्यूड आर 360 लाइन बिकॉज, क्यों ऐसा होता है,
इसकी वजह क्या है? लॉन्गिट्यूड डिवाइड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन वाइल लैटिट्यूड इज फ्रॉम इक्वेटर, ये एकदम सही है, तो यही सही आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे पास कितनी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं? 181, और लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल कितनी? 360। ठीक है, लैटिट्यूड आपके पास 181 है, लेकिन लैटिट्यूडनल लाइंस की अगर हम बात करते हैं, अक्षांशीय रेखाओं की, 179 होंगी, क्योंकि पोल्स तो पॉइंट्स है ना, तो 2 माइनस कर देंगे, तब ये 179 आ जाएगा, इसको याद रखना। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा कथन सही है? आर्टिक अंटार्कटिक इक्वेटर आर ग्रेट सर्किल, बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। बोथ इक्वेटर एंड लॉन्गिट्यूड आर ग्रेट सर्किल, हाँ ये सही है। इक्वेटर, ये गलत है, ये भी गलत है। जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सब सेम साइज के, सेम पैरामीटर के होते हैं, और इक्वेटर भी ग्रेट सर्किल होता है और सारे लॉन्गिट्यूड भी ग्रेट सर्किल होते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं भाई? पोल्स को पोल से जोड़ने वाली सब रेखाएं होती हैं, सब ग्रेट सर्किल होते हैं। लेकिन अगर लैटिट्यूड में देखा जाए तो इसमें ग्रेट सर्किल सिर्फ इक्वेटर होता है और बाकी कोई लैटिट्यूड नहीं होता है, तो इसका सही जवाब है बोथ इक्वेटर एंड लॉन्गिट्यूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिफरेंस इन द स्पेस ऑफ लॉन्गिट्यूड इज, स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पर होगी भाई? सीधी सी बात है, मैक्सिमम डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड की इक्वेटर पे होगी, और मिनिमम कहाँ होगी? पोल्स पर। इक्वेटर पे कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर या 50 माइल, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और फिर आता है अगला क्वेश्चन, लैटिट्यूड ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ इज मेजर बाय द डिस्टेंस इन किलोमीटर फ्रॉम द पोल, किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर, एंगल फ्रॉम द पोल, एंगल फ्रॉम द इक्वेटर। तो इस भी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, एंगल फ्रॉम इक्वेटर। ठीक है, ये एंगल होता है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोथ पासेस थ्रू पोल, बोथ रन पैरेलल टू इक्वेटर, बोथ रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो भैया इसका सही जवाब है बोथ रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये सब अपने आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? बोथ रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही तरीके से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो भैया इसमें से कौन सा सही तरीके से मैच्ड नहीं है, ये सीधा सीधा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 66.5 लैटिट्यूड आर्टिक। ठीक है, तो आपका इसमें से क्या सही तरीके से मैच नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक, और इसमें देखा जाए तो वैसे तो ये नंबर्स यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा मिसलीड करते हैं आपको, लेकिन ये दोनों सही हैं, एग्जैक्टली यही चलता नंबर। तो इसका सही जवाब है डी, ये गलत मैच है। इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री होता है, ईस्ट और वेस्ट कुछ नहीं होता है। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज सेम एज द लैटिट्यूड, किसी जगह का बराबर होता है। ठीक है, तो कहाँ पे बराबर होता है? मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड अटेन बाय द सन एट नून, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ सेलेस्टियल पोल, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन एंड इक्वेटर, जेनिथ डिस्टेंस ऑफ फुल मून फ्रॉम द मेरिडियन। तो इसका सही जवाब है जेनिथ डिस्टेंस ऑफ अ फुल मून फ्रॉम व्हेन द मेरिडियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ अ मून दैट इज farthest from the earth and which the moon velocity is at maximum is known as। ठीक है, वो बिंदु जो पृथ्वी, ठीक है, फारटेस्ट मतलब दूर होता है अर्थ से, है ना, और मून और अर्थ के बीच की दूरी मैक्सिमम कब होती है? तो वो होती है एपेजी। ठीक है, सिंपल सा है, एपोजी या पेरिजी मिनिमम डिस्टेंस होती है, और तब इनके बीच की वेलोसिटी मिनिमम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट
प्रोड्यूस बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ, इनमें से किसका इफेक्ट अर्थ के रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस नहीं होता है? इट इज कॉज डे एंड नाइट, ठीक है, डे एंड नाइट का होना, ठीक। अगला है ऑल हैवी बॉडीज लाइक सन मून प्लैनेट अपेयर टू द मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अपेयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी। Wind change their directions. Poles have day of 6 month and 6 month day and night. Which of the following is not? Question है which of the following is not an effect produced by rotation of earth? इसमें से कौन सा इफेक्ट अर्थ के रोटेशन की वजह से नहीं होता है? ठीक है, दिन और रात होना, तो भैया ये तो होता है, एकदम सही है। द हैवली बॉडी लाइक सन मून प्लैनेट अपेयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये भी होता है रोटेशन की वजह से, भाई घूमते हुए दिखाई देते हैं। विंड चेयर डे डायरेक्शन कॉरोलिस फोर्स लगता है, ये भी होता है। लेकिन पोल्स हैव डे एंड नाइट ऑफ 6 month ड्यूरेशन, ये नहीं होता है, तो ये गलत है, इसे ध्यान रखिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। द सन शाइन वर्टिकली ऑन इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर फॉर 6 month, ट्वाइस अ ईयर, वंस अ ईयर। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर कितनी बार लंबवत, वर्टिकली मतलब होता है 90 डिग्री पर कितनी बार पड़ती हैं? तो एक बार, 2 बार, 6 महीने के लिए या साल भर के लिए? तो भैया 2 बार, ठीक है। और मैं तारीख भी बता चुका हूँ, जब भी ऐसा होता है तो पूरे अर्थ पर दिन और रात बराबर होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। कभी कभी 23 सितंबर की जगह 21 सितंबर भी यूज़ कर लेते हैं, तो जो आपको मिल जाए आप वो लगा सकते हो। ओके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं, बहुत आसान सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बच्चों आपको मेहनत करनी है, ठीक है। और वीडियो को भैया लाइक और शेयर करते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते जाओ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेडिरियल डे, ठीक है। एक सेडिरियल डे क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज एन सेडिरियल डे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, व्हाट इज एन सेडिरियल डे, ठीक है। द डे ऑन विच द ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन इज मैक्सिमम, मतलब सूर्य की जो किरणें हैं सबसे ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल गलत है। द डे ऑन विच द ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन एंड डायरेक्टनेस और इक्वल, बिल्कुल सही है, गलत है। द टाइम ड्यूरिंग विच द अर्थ मेक द कंप्लीट रोटेशन ऑन इज एक्सिड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स स्टार दैट इज सन, ये एकदम सही है ना। 24 घंटे का जो टाइम होता है उसे हम सेडिरियल डे कहते हैं, ठीक है। ये फिर जब ये सही हो गया तो चौथा वाला अपने आप ही गलत हो गया। तो ये तो हो गए भैया आज के फटाफट के क्वेश्चन, जो भी मेन क्वेश्चन थे मैंने सब आपको बता दिए दोस्तों। बच्चों आप इसको अच्छे से देखो, करो और जितना हो सके इसको करते जाइए। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आपको कुछ अच्छा दे सकूं, और अगर वीडियो पसंद आया तो भैया लाइक और शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचा दो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर उनको फ़ायदा पहुंचाए। और तब तक के लिए बच्चा लोग जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज़ पुराने वीडियोस को ज़रूर देख लेना, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके बाय, चलिए, और एडमिट कार्ड देना मत भूलना। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर अपने एडमिट कार्ड देंगे तो पीडीएफ आपको 100% मिल जाएगी जैसे ही ये सीरीज पूरी खत्म होगी। ओके, चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।